डर के दीवानों के लिए आपका पसंदीदा ऑडियो चैनल हॉरर अनलिमिटेड में आपका स्वागत है। अगर आप असली हॉरर का अनुभव करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी नई और डरावनी कहानियां सुनने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो उन्हें लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी डर का मजा लेने के लिए आमंत्रित करें, क्योंकि डर यहाँ शुरू होता है और आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त और इस कहानी का सूत्रधार रंजीत। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बनिए हमारा हमसफर इस डरावनी सफर पर। मृत्यु का निमंत्रण। घूमने जाएगा तो कहाँ जाना चाहता है, समुद्र या जंगल? दिलीप सर ने पूछा। दिलीप सर के घूमने की बात सुनकर आशुतोष बोला, मुझे तो पहाड़ बहुत पसंद है। संतोष बोला, मुझे तो समुद्र के सिवा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सर इस बार मेरी ओर देखकर पूछे, और तुझे क्या पसंद है राकेश? मैं हंसकर बोला, नहीं सर, मुझे तो थोड़ा गांव देहात में घूमना ही अच्छा लगता है। शहर के इस शोर शराबे से कभी कभी गांव जाकर साफ हवा में सांस ले पाऊं, बस वही मेरे लिए घूमने का असली मतलब होता है। सर इस बार काफी उत्साहित होकर बोले, तो फिर हमारे गांव ही चल। वहाँ हमारा पुश्तैनी घर है। पहाड़, जंगल, समुद्र, ये सब तो किसी दिन देख ही लेगा, लेकिन ऐसा ग्रामीण वातावरण फिर कहाँ मिलेगा? और फिर वहाँ जाने पर तुम्हें आने जाने का खर्च छोड़कर और कुछ भी खर्च नहीं लगेगा। बाकी सब मेरी जिम्मेदारी। अब सब काफी उत्साहित होकर बोले, वाह, मतलब फ्री में घूमने को मिलेगा? फ्री में अगर मुझे कहीं दूर भी ले जाया जाए, मैं तो वहाँ भी चला जाऊं। संतोष बोला, बिल्कुल मजेदार बात होगी। मैंने तो सामने से कभी कोई जमींदारों का घर नहीं देखा। वो आपका जमींदार घर कहाँ है सर? सर हंसकर बोले, अगर आज भी जमींदारी होती तो क्या तुम्हारे जैसे बच्चों को पढ़ाने का काम करता? तुम लोगों के दिमाग का कचरा साफ करते करते कब जमींदार से जमादार बन गया, याद ही नहीं। सुनो, मेरा पैतृक घर है बनौली गांव में। ट्रेन से पहुंचने में 4-5 घंटे लगेंगे। ट्रेन से उतरने के बाद बैलगाड़ी से बनौली गांव पहुंचने में करीब 2 घंटे लगेंगे। तुम लोग अगला हफ्ता चलो। उस हफ्ते शनिवार को मेरा जन्मदिन भी है, तो मैं वैसे भी वहीं रहूंगा। तुम लोग भी शनिवार और रविवार वहीं रहो। सोमवार को वापस लौट आना। मैं कुछ दिन पहले जाकर सारी व्यवस्था कर दूंगा, समझे? मेरा नाम है राकेश चौधरी। मैंने अभी अभी ग्रेजुएशन किया है, अब मास्टर्स करने जा रहा हूँ। और मेरे बाकी 2 दोस्त आशुतोष और संतोष टेक्निकल कोर्स करेंगे। इन सब के शुरू होने से पहले ही हमने तय किया था कि 2 दिन के लिए कहीं घूमने जाएंगे। कहाँ जाए यही सोच ही रहे थे, तभी हमारे इंग्लिश सर दिलीप बाबू ने हमें अपने गांव के घर में आमंत्रित किया। हमारे सर दिलीप बाबू बनारस के राजघाट के पास एक मेस में रहते हैं। एक घर के कमरे को किराए पर लेकर हमारी तरह के छात्र छात्राओं को पढ़ाते हैं। कहा जाता है कि वे 7 साल पहले नौकरी की तलाश में बनारस आए थे, लेकिन अब वे लड़के लड़कियों को पढ़ाकर जो कमाई करते हैं, उनमें उनका खुद का रहना सहना आराम से चल जाता है। इसलिए अब वे नौकरी की ओर ध्यान नहीं देते। पिछले 3 सालों से हम तीनों उन्हीं से पढ़ते आ रहे हैं। हमारे इंग्लिश ऑनर्स को बनाए रखने में उनके नोट्स बहुत काम आए। उनके जैसा विनम्र शिक्षक मैंने बहुत कम देखा है। आमतौर पर लड़कों को पढ़ाने के मामले में शिक्षक ज्यादा विनम्र व्यवहार नहीं रखते, लेकिन वे बिल्कुल अलग तरह के हैं। हमने 3 सालों में कभी सर को ऊंची आवाज में बात करते नहीं सुना या किसी पर गुस्सा करते नहीं देखा। हम सर के इस प्रस्ताव से सहमत होकर तय कर लिया कि हम सर के गांव वाले घर में 2 दिन की छुट्टी बिताने चलेंगे। लेकिन समस्या हुई ट्रेन के समय को लेकर। रात 8 बजे ट्रेन पहुंचेगी तो बहुत देर हो जाएगी। सर ने बताया कि कोई खास परेशानी नहीं होगी। स्टेशन पर उतरते ही हमारी बैलगाड़ी तैयार रहेगी। तुम लोग उसी बैलगाड़ी से धीरे धीरे हमारे घर की ओर निकल जाना। चांदनी रात में प्रकृति का दृश्य देखते देखते तुम लोग घर पहुंच जाओगे, इसलिए रात होने पर भी कोई खतरा नहीं है। वैसे भी उस जगह की कोई बदनामी नहीं है। तो तय हुआ
कि शुक्रवार को हम तीनों मिलकर बनौली गांव की ओर निकलेंगे। ट्रेन बिल्कुल समय पर छूटी, लेकिन समस्या हुई स्टेशन पर उतरने के बाद। सर के गांव से एक बैलगाड़ी आने वाली थी, लेकिन तब तक वह गाड़ी नहीं पहुंची थी। मैंने सर को फोन किया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। हम सबने सोचा शायद गांव का रास्ता है, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। कुछ ही समय में गाड़ीवान गाड़ी लेकर आ जाएगा। लेकिन जब रात का 1 बज गए और गाड़ी अभी नहीं आई, तब मैं हैरान होकर फिर से सर को फोन किया। इस बार सर ने फोन उठाया और जो कहा वह सुनकर हम सबके सिर पर जैसे बिजली गिर गई। सर को लगा था कि हम शुक्रवार को नहीं शनिवार को आने वाले हैं, इसलिए उन्होंने आज स्टेशन पर किसी को नहीं भेजा था। ऊपर से अब इतनी रात को कोई गाड़ीवान भी नहीं आना चाहेगा। सर थोड़ा अपराध बोध में घबरा गए। तभी मैंने कहा, आप चिंता मत कीजिए सर, मैं देखता हूँ क्या किया जा सकता है। हम किसी तरह आपके घर पहुंच ही जाएंगे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आशुतोष गंभीर चेहरे से पूछ बैठा, अब क्या उपाय है? मैं बोला, हाँ यही तो सोच रहा हूँ, लेकिन इतनी रात में क्या कोई व्यवस्था हो पाएगी? उससे अच्छा तो यही है कि हम आज रात स्टेशन पर ही रुके, कल सुबह किसी तरह कोई गाड़ी का इंतजाम कर लेंगे। आशुतोष बोला, हाँ हाँ, बस यही बाकी था। इतनी दूर से इतनी मशक्कत करके इस गांव में आओ और अब स्टेशन पर रात बिताओ। इसलिए तो मैं कह रहा था कि गांव वाव मत चलो। लो, अब ले लो स्वच्छ हवा की सांस। करीब 20 मिनट बीत गए, कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। उल्टे पता चला कि इस स्टेशन के आसपास कोई ऐसी जगह भी नहीं है जहां रात भर के लिए ठहरा जा सके। संतोष और आशुतोष स्टेशन की बेंच पर बैठे मेरी तरफ गुस्से से देख रहे थे, जैसे सब कुछ मेरे कारण ही हुआ हो और मेरे कारण ही सर के घर से गाड़ी नहीं आई हो। मैं उनके सामने जाकर बोला, बताओ अब क्या करें? संतोष चिढ़कर बोला, ये तेरा ही मामला है। वैसे भी तो शहर की भीड़-भाड़ से निकलकर गांव आने का शौक तुझे ही था। सब कुछ तेरे ही कहे मुताबिक हो रहा है। अब तू ही जैसा ठीक समझे वैसा कर। आशुतोष ने भी सुर में सुर मिलाया, बिल्कुल सही कहा। अब मुझे भी थोड़ा गुस्सा आ गया। अरे मानता हूँ मुझे गांव आना था, लेकिन आशुतोष तू ही तो कह रहा था कि फ्री में घूमने का मौका है। तुझे फ्री में घूमने का शौक नहीं था? और संतोष, तुझे तो जमींदार का घर सामने से देखने का शौक था। अब मुसीबत आई तो सारा दोष मेरा। हमारी बहस के बीच अचानक एक अधेड़ उम्र का आदमी हमारे सामने आ गया। उसके बदन पर एक गंदा सैंडो और छोटी सी लुंगी थी। वो हमारे पास आकर बोला, ओ बाबू लोग, कब से देख रहा हूँ आपको यहाँ खड़े हो। बताओ कहाँ जाना है, मैं छोड़ दूंगा। बस किराया थोड़ा ज्यादा लगेगा। इतनी देर पर हमें ध्यान आया कि सर के घर का पता तो हमने किसी से पूछा ही नहीं। फिर भी उस रिक्शा वाले को समझाने की कोशिश करते हुए बोले, देखो सही पता तो हमें भी नहीं मालूम, लेकिन बनौली गांव के जमींदार के घर जाना है। वहां से एक गाड़ी आने वाली थी जो नहीं आई। अगर तुम हमें पहुंचा दो तो जितना किराया लगेगा हम दे देंगे। इस रात के समय स्टेशन पर ठहरना भी तो सुरक्षित नहीं है, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ। उस आदमी का चेहरा जैसे काले बादलों से ढक गया। वह डरते डरते कांपती आवाज में बोला, बाबू लोग, इस रात को उस जमींदार के घर की जगह स्टेशन ही बेहतर है। उस घर में मत जाना, मैं उस घर तक तुम्हें नहीं ले जा पाऊंगा। मैं जिज्ञासावश पूछ बैठा, क्यों नहीं ले जाओगे? वह आदमी मेरा चेहरा देखकर अपना चेहरा थोड़ा आगे लाकर कांपती आवाज में बोला, अरे अशुभ, बहुत अशुभ बाबू। उस घर की सीमा में जो लोग जाते हैं उनमें से बहुतों को फिर कभी नहीं पाया गया, मानो हवा में गायब हो गए हो। यहाँ से भाग जाओ बाबू, भाग जाओ। वह घर बहुत बुरा है, बहुत बुरा। उस घर में मत जाना। सर के घर के बारे में इतना भयभीत होकर इस तरह बोलते बोलते वह आदमी वहां से जल्दी जल्दी चला गया। लेकिन सर ने हमें ऐसा कोई बदनाम बात क्यों नहीं बताई, यह सोचकर हमें हैरानी हुई। शायद उन्होंने सोचा होगा कि हम बेकार में डर जाएंगे, लेकिन हम तो शहर के आधुनिक लड़के हैं, ऐसी बातों से हमें डर नहीं लगता। बल्कि ऐसी कहानियां सुनकर उस जगह के प्रति और उत्सुकता बढ़ जाती है।
उस समय हम तीनों की भी यही स्थिति थी। हम इस खबर को सुनकर बहुत उत्साहित हो गए। हमने तय किया कि जैसा भी हो, आज ही जमींदार के घर पहुंचना है, लेकिन कैसे, यह समझ नहीं आ रहा था। उसी समय एक और वृद्ध व्यक्ति हमारे पास आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और उम्र भी ज्यादा थी। हमारी तरफ देखकर वह बोला, दूर से सुना कि तुम लोग बनौली गांव के जमींदार के घर जाना चाहते हो, तो क्या मेरे साथ चलोगे? हमें तो लगा जैसे चांद हाथ लग गया हो। आशुतोष बहुत उत्साहित होकर बोला, हाँ हाँ, जरूर चलेंगे। बताओ तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? वह आदमी हंसकर बोला, मेरे साथ चलना है तो गाड़ी नहीं बाबू, नौका से चलना होगा। मैं हैरान होकर पूछ बैठा, नौका? बनौली तो उस मीनाक्षी नदी के पार है। सड़क मार्ग से जाना हो तो नदी के ऊपर पुल पार करना होता है, लेकिन मैं तो नदी के रास्ते नौका से आता जाता हूँ। अगर तुम लोग चलना चाहो तो मैं तुम्हें नौका से ले जा सकता हूँ। रात की रोशनी में नदी की छाती चीरते हुए दोनों तरफ के पहाड़ियों के पेड़ पौधे देखते हुए बहुत अच्छा लगेगा। आशुतोष बोला, ठीक है, तो चलेंगे। और कोई उपाय भी तो नहीं है, लेकिन लगता है यह आदमी अच्छे पैसे ऐंठेगा। वह आदमी फीकी हंसी के साथ बोला, मेरा घर उसी बनौली गांव में है। मैं यहाँ किसी काम से आया था। वैसे भी मुझे घर जाना था, इसलिए सोचा तुम लोगों को छोड़ दूं। इसमें पैसे की क्या बात, तुम लोगों से कुछ नहीं लूंगा। मैं बोला, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। तुम्हें तुम्हारा उचित मेहनताना जरूर मिलेगा। और अब ज्यादा देर न करके चलो, निकलते हैं। हाँ हाँ बाबू लोग, चलो। यहाँ से घाट सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है। वही मेरी नाव बंधी है। तुम लोग मेरे पीछे पीछे चलो। रास्ते में चलते चलते हमें पता चला कि इस आदमी का नाम प्रदीप है। उसने तो कहा था कि स्टेशन से घाट सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है, लेकिन कीचड़ भरे कच्चे रास्ते से चलते हुए हमारा वहां पहुंचने में आधा घंटा लग गया। फिर घाट पहुंचकर हम प्रदीप की नाव पर चढ़ गए। रात करीब 2:30 बजे हमारी नाव रवाना हुई। नाव थोड़ी आगे बढ़ते ही ठंडी मीठी हवा में हमारी आंखें नींद से भारी होने लगी। लेकिन अनजान और अपरिचित जगह में नदी के ऊपर तैरती नाव में सोना सुरक्षित नहीं लगा। ऊपर से सबके पास बैग था, जिसमें कुछ पैसे भी थे। इस माझी को भी तो हम नहीं जानते। सबसे बड़ी बात, हम तीनों में से कोई भी तैरना नहीं जानता। अगर माझी हमारे बैग लेकर नदी के बीच कूद गया तो हम खाली हाथ नाव में बैठे रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम आपस में ही बातें करने लगे। लेकिन कितनी देर तक बातें करें? वही पुराने किस्से, क्रिकेट, फुटबॉल और फिर राजनीति। संतोष ने अचानक पूछा, जमींदार के घर जाने से बार बार मना क्यों किया उस स्टेशन वाले आदमी ने? क्या वहाँ कोई भूत प्रेत का मामला है? और सर ने या हमें इस बारे में कुछ क्यों नहीं बताया? संतोष के इस सवाल का जवाब देते हुए मैं अपना अंदाजा ही बताने लगा। मैं बोला, शायद सर ने सोचा होगा कि हम डर जाएंगे। आशुतोष बोला, हाँ, डर तो लग ही सकता है, लेकिन अगर मेरे घर में भूत प्रेत का साया होता तो क्या मैं अपने छात्रों को बिना बताकर वहां बुलाता? संतोष बोला, क्या रे आशुतोष, तू क्या डर रहा है? आशुतोष अब चिढ़कर बोला, डर क्यों लगने लगा? सावधानी बरतना और डरना, ये दोनों क्या एक बात है? संतोष हंसते हंसते बोला, हाँ वो तो समझ गया, लेकिन तुम डरते हो। भूत कह देने से कुछ नहीं होता। तभी हमारी बात बीच में काट दी नाव के बुजुर्ग माझी प्रदीप ने। ना ना बाबू लोग, ऐसी बातें मत करो। भूत जैसा कुछ जरूर होता है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है, आप लोग जिस जमींदार के घर जा रहे हैं वहां सच में एक भयंकर खतरा है। इसलिए बाबू लोग, आप लोग का वहां न जाना ही अच्छा होगा। भयंकर खतरा? तुम कैसे जानते हो? अरे, मैं तो बचपन से ही उसी गांव का हूँ। गांव की नदी, खेत, खलिहान, रास्ते, सब जगह घूमता रहा हूँ, इसलिए सब कुछ जानता हूँ। 7 साल बाद वहां एक भयानक अशुभ शक्ति का उदय होता है। मैं बोला, अरे, वहां तो हमारे मास्टर साहब के माता पिता भी रहते हैं।
उन्हें तो कोई नुकसान नहीं हुआ। उन पर उस अशुभ शक्ति का अभिशाप नहीं है बाबू, इसलिए उन्हें कुछ नहीं हुआ। कैसा अभिशाप? क्या तुम इस बारे में कुछ जानते हो? प्रदीप रहस्यमयी आवाज में बोला। मैं जो जानता हूँ वो शायद और कोई पूरी तरह नहीं जानता। अगर सुनना चाहो तो मैं बता सकता हूँ, सुनोगे क्या? हम सब राजी हो गए। इतना रास्ता तो वैसे ही कट जाएगा कहानी सुनते सुनते, चाहे कहानी कितनी भी अजीब क्यों ना हो। प्रदीप तब बनौली के जमींदार घराने की एक अजीब और डरावनी घटना बताने लगा। बहुत साल पहले इस गांव में एक जमींदार था। उसका नाम था श्री कुलभूषण राय। जमींदार कहते ही जो छवि मन में आती है वह उसके बिल्कुल विपरीत थे। उनकी आवाज बहुत मधुर थी, साथ ही वे बहुत अच्छा नाचते भी थे। इसलिए जमींदार के घर में लोग उन्हें औरत जैसा कहकर मजाक उड़ाते थे। यहाँ तक कि उनके माता पिता भी उनके प्रति द्वेष की भावना रखते थे। उन्हें जमींदारी के नाम पर कलंक कहकर अपमानित करते थे। वे देवी देवताओं के प्रति बहुत आस्थावान थे। भगवान से केवल प्रार्थना करते थे अपने एक सुंदर भविष्य के लिए। वह चाहते थे कि सभी उन्हें जमींदार के रूप में स्वीकार करे, सभी उन्हें सम्मान दे। लेकिन ईश्वर ने कभी उनकी ओर मुंह उठाकर नहीं देखा। कहते हैं ना, भगवान का दरवाजा हमेशा दुखियों के लिए बंद ही रहता है। लेकिन जब दुखी उस दरवाजे में प्रवेश करता है तब समझ में आता है कि भगवान सुखियों को और अधिक सुख देने और दुखियों को और अधिक दुख देने में ही व्यस्त है। जैसे माता पिता की उपेक्षा से बच्चा गलत रास्ते पर चला जाता है, ठीक वैसे ही भगवान की उपेक्षा से भक्त भी भटक जाता है। कुलभूषण की भी वही हालत हुई। भगवान की प्रतिक्रिया ना पाकर, किसी बुरे व्यक्ति के बहकावे में आकर कुलभूषण ने शरण ली एक शैतान की। और कह सकते हैं शैतानी शक्ति ने कुलभूषण को अपने पास बुला लिया। एक दिन अपने पिता के साथ दूर किसी जंगल में शिकार करने गए, लेकिन वहां रास्ता भटक गए। तब तक सूरज ढल चुका था, उन्हें रास्ता नहीं मिला। चलते चलते उन्होंने जंगल के किनारे एक गुफा देखी। वह गुफा सुनसान थी, लेकिन गुफा के भीतर आग जल रही थी। कुलभूषण धीरे धीरे गुफा में प्रवेश करते हैं। देखते हैं कि सामने जलता यज्ञ कुंड और कुछ लकड़ियों की मूर्तियां। उस यज्ञ कुंड के पास एक किताब रखी थी। कुलभूषण ने वह किताब हाथ में उठा ली और देखा कि उसमें लिखा था न कदापि खंडित, अर्थात कभी नष्ट नहीं किया जा सकने वाला। कुलभूषण को संस्कृत भाषा में दक्षता थी। उन्होंने पूरी किताब पढ़ी। उसमें लिखा था 51 दिनों की पैशाचिक भूत प्रेतों से जुड़ी अशुभ शक्ति की साधना का विवरण। यदि वह साधना पूरी हो जाए तो यज्ञ की अग्नि से उठने वाले काले धुएं से जन्म लेगी एक पैशाचिक शक्ति। उस अशुभ शक्ति के साथ साधक को 21 दिनों की साधना में संलग्न होना होगा। यदि उस साधना से अशुभ शक्ति प्रसन्न हो जाती है तो साधक जो चाहेगा वही अशुभ शक्ति उसे देगी। लेकिन इसके बदले इस शक्ति को जीवन भर साधक के साथ जुड़कर रहना होगा। जब भी उस शक्ति की इच्छा होगी, साधक को उसके साथ विशेष साधन क्रिया में लिप्त होना पड़ेगा। उसे प्रसन्न करने के लिए कच्चे मांस और खून से तृप्त करना होगा और उसकी जूठन को भी स्वीकार करना होगा। यह हिस्सा पढ़ने के बाद कुलभूषण बाबू समझ गए कि अगर इस किताब में जो विधि लिखी है उसे पूरा कर लिया जाए तो वे जो चाहेंगे सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अगले दिन वह घर लौटकर सारी सामग्री जुटा लाए और एकदम एकांत में उस साधना की शुरुआत की। पहले कुछ दिन वह डर गए, फिर कुछ महीनों तक वह उदासीन रहे। कई बाधाओं के बाद लगभग 6 महीने इंतजार करने के बाद उन्होंने अपनी 51 दिनों की पैशाचिक अशुभ शक्ति की साधना पूर्ण की। 51वें दिन उन्होंने देखा कि यज्ञ कुंड की आग से उठता काला धुआं
ऊपर की ओर कुंडली बनाते हुए उठ रहा है और वह काला धुआं धीरे धीरे एक स्त्री की आकार में बदल रहा है। कुलभूषण बड़ी बड़ी आंखों से उस स्त्री की आकृति को देखने लगे। उसे अनुपम सुंदरी कहना भी कम होगा। उस अशुभ शक्ति की सुंदरता में मोहित होकर बहुत स्वाभाविक रूप से अगले 21 दिनों तक वह उस शक्ति के साथ एकांत साधना क्रिया में लिप्त हो गए। जमींदार 21 दिनों के बाद जब अपने कमरे से बाहर निकले तब वह पूरी तरह से एक बदले हुए इंसान थे। उनकी त्वचा की चमक, चेहरे की हल्की मुस्कान, आंखों की चमक, व्यवहार की कठोरता, चरित्र की दृढ़ता, सब कुछ हर किसी को चौंका देने वाला था। कैसे यह परिवर्तन संभव हुआ, कोई जान नहीं सका। उस दिन से जब भी वह अशुभ शक्ति कुलभूषण के साथ एकांत साधना क्रिया में लिप्त होती, तब कुलभूषण को उसकी इच्छाओं को पूरा करना पड़ता और उसे प्रसन्न करना पड़ता। साथ ही उसकी जूठन अर्थात कच्चा मांस खाना पड़ता और कच्चा रक्त कुलभूषण को पान करना होता। इसी तरह कुछ दिनों तक सब कुछ अच्छी तरह चलता रहा। कुछ वर्षों बाद कुलभूषण के माता पिता दोनों ही चल बसे। जमींदारी पूरी तरह कुलभूषण के हाथ में आ गई और उन्होंने अत्यंत सफलता के साथ जमींदारी संभालना शुरू कर दिया। लेकिन उनके जीवन में एक नया मोड़ आ गया। एक और स्त्री का प्रवेश हुआ। वह थी उन्हीं की जमींदारी में कार्यरत मुनीम की बड़ी बेटी राधा। करीब 15 साल की लड़की राधा, जिसके लिए उसका पिता वर खोज रहा था, परंतु संयोग से कुलभूषण राधा के प्रेम में पड़ गए। राधा रूपवती ना होते हुए भी सुश्री तो थी। उस अशुभ शक्ति की सुंदरता की तुलना में राधा की सुंदरता कुछ भी नहीं थी। राधा की सुंदरता में कोई तीव्रता नहीं थी, बल्कि एक प्रकार की शांति थी। कुलभूषण दिन ब दिन राधा की ओर आकर्षित होते गए और अशुभ शक्ति की ओर उनका आकर्षण कम होने लगा। उनका यह व्यवहार अशुभ शक्ति को सहन नहीं हुआ। वह जैसे कुलभूषण के शरीर पर और कठोर हो गई। कुलभूषण के पूरे शरीर पर अशुभ शक्ति के अत्याचारों के निशान देखने लगे। अब कुलभूषण धीरे धीरे बीमार होने लगे। कुलभूषण जैसे एक सामान्य व्यक्ति के लिए अशुभ शक्ति को संतुष्ट कर पाना संभव नहीं हो पा रहा था। साथ ही उनके लिए रोज रोज अशुभ शक्ति की जूठन, कच्चा मांस और रक्त खाना संभव नहीं था। किसी तरह कुलभूषण का व्यवहार भी अशुभ शक्ति को सहन नहीं हो रहा था। धीरे धीरे कुलभूषण की जमींदारी में नुकसान की मात्रा बढ़ने लगी। सबने कहा, इस घर में एक लक्ष्मी आनी चाहिए। मन ही मन कुलभूषण भी इस प्रस्ताव की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अपने दीवान को बुलाकर खुद ही राधा के लिए विवाह प्रस्ताव दे दिया। दीवान जी यह प्रस्ताव पाकर आनंद में झूम उठे और अपनी बड़ी बेटी राधा का विवाह कुलभूषण राय के साथ करने लगे। अचरज की बात, विवाह का सारा कार्य बिना किसी विघ्न के संपन्न हो गया। कुलभूषण ने सोचा था कि वह अशुभ शक्ति जरूर कोई ना कोई रुकावट डालेगी इस विवाह में, लेकिन अजीब बात, उसके साथ कोई अलौकिक घटना नहीं हुई। विवाह सुचारू रूप से संपन्न हो गया। कुलभूषण को थोड़ा संदेह हुआ। ऐसे तो अशुभ शक्ति को कम नहीं हो जाना था। उस पुस्तक में तो स्पष्ट लिखा था, एक बार यदि कोई उस अशुभ शक्ति की साधना कर ले तो वह शक्ति जीवन भर उसके साथ रहेगी। तो फिर यह अशुभ शक्ति ऐसे कैसे विदा हो गई? यह बात कुलभूषण की समझ में नहीं आया। 1 साल पूरा भी नहीं हुआ था कि कुलभूषण के घर एक पुत्र संतान का जन्म हुआ। चारों ओर उत्सव का माहौल था। उसी समय आ गया संकट। इतने दिनों से अशुभ शक्ति किसी अज्ञात कारणवश एक दिन के लिए भी जमींदार के पास नहीं आई थी। इसलिए पिछले कुछ दिनों से कुलभूषण काफी चिंतित रहने लगे थे। एक दिन जमींदार अपने कचहरी के कुछ काम के लिए कहीं और गए थे। उस रात राधा अपने कमरे में बच्चे को लेकर गहरी नींद में थी। उसी समय राधा के कान में आया
कि कोई महिला जैसे उसके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। जो दस्तक दे रही थी, उसके हाथ की चूड़ियों की आवाज से समझना मुश्किल नहीं था कि वह एक महिला है। राधा जल्दी से उठकर दरवाजा खोली और देखा, सामने एक रूपवती कन्या खड़ी है। उसकी सुंदरता जैसे आग बरसा रही थी। उसे देखकर तो लड़कों की बात दूर, राधा खुद चकित हो गई। राधा पूछी, क्या चाहिए आपको? आप कौन है? वो लड़की मुस्कुराई। कोई उत्तर नहीं दिया। राधा फिर से पूछी, कौन हो आप? बोलती क्यों नहीं? लड़की फिर मुस्कुराई। कोई उत्तर नहीं दिया। अब राधा को बहुत डर लगने लगा। उस महिला की मुस्कुराहट कुछ अजीब सी, जैसे बैसाखी हवा हो। राधा दरवाजा बंद करते हुए बोली, जो कुछ कहना है कल सुबह कहिएगा। अभी मेरा बेटा सो रहा है। अगर आप ज्यादा बात करेंगी तो उसकी नींद खराब हो जाएगी। वो लड़की तब झांक कर उस बच्चे को देखने लगी और देखकर हंसने लगी। राधा हैरान हो गई। उस लड़की की नजर का अनुसरण करके वह खुद अपने बच्चे की ओर देखने लगी, और जो उसने देखा, उसके मुंह से एक चीख भी नहीं निकल पाई। राधा ने देखा, उसके बच्चे को उठाकर वही लड़की खाट के एक किनारे पर बैठी है और उसकी ओर देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही है। तुरंत राधा दरवाजे की ओर देखी। वह लड़की वहां भी खड़ी थी। एक ही लड़की दो जगह कैसे? राधा कुछ समझ नहीं पाई। वह चीखने ही जा रही थी कि उसी समय वह लड़की उसका गला जोर से पकड़ लेती है। राधा खुद को छुड़ाने के लिए बहुत कोशिश करने लगी, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया और कुछ ही समय बाद वह जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ी। राधा की चेतना सुबह लौटी। कुलभूषण की आवाज से जब होश आया तो राधा अपने बेटे को ढूंढने लगी। कुलभूषण बोला, तुम चिंता मत करो। अरे बाबू तो सो रहा है। बाबू तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम्हें क्या हुआ था? राधा रोते रोते बोली, इस घर में डायन है। कुलभूषण हैरान हो गया। राधा बोली, हाँ हाँ, डायन। मैंने खुद कल देखा है। वह मेरे बच्चे को गोद में लेकर बैठी थी। मैं चिल्लाकर सबको बुलाने वाली थी, तभी उस डायन ने मेरा गला दबा दिया। सुनो, तुम अभी इसी घर में कुछ पूजा की व्यवस्था करो। कोई शैतानी नजर मेरे बेटे पर पड़ गई है। कुलभूषण सब समझ गया, लेकिन राधा से कुछ नहीं बोल पाया। और बोले भी तो क्या कि उस शैतान की नजर बच्चे पर नहीं थी, बल्कि कुलभूषण पर थी। और उस शैतान को तो उसने ही एक दिन आमंत्रित करके बुलाया था। अपनी सारी जरूरतें उसने उस अशुभ शक्ति से पूरी करवाई थी, लेकिन अब वह उस अशुभ शक्ति के बंधन से मुक्त होना चाहता है। वह खुद को उससे छुड़ाना चाहता है। कुलभूषण राधा से बोला, तुम एक काम करो, तुम बच्चे को लेकर कुछ दिनों के लिए मायके चली जाओ। यहाँ सब ठीक हो जाए तो मैं तुम दोनों को वापस बुला लाऊंगा। ऐसा ही हुआ। राधा अपने बच्चे को लेकर मायके चली गई। दूसरी ओर जमींदार ने फिर से वही किताब निकाली। उसने सोचा, अगर उस किताब को नष्ट कर दे तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन यह संभव नहीं हुआ। कई कोशिशों के बाद भी वह किताब नष्ट नहीं हो पाई। तब जमींदार समझ गया कि किताब के ऊपर लिखा हुआ वह वाक्य बिल्कुल सत्य था। ना कभी नष्ट हो सकता है, ना कभी टूट सकता है। उसने पहले किताब का पहला भाग पढ़ा था, जिसमें लिखा था कि कैसे अपनी इच्छाओं की वस्तु या व्यक्ति को अपने पास आकर्षित किया जाए। अब उसने किताब का अगला भाग पढ़ा, जिसमें लिखा था कि उस अशुभ शक्ति से मुक्ति का उपाय क्या है। उस अशुभ शक्ति को साधन करके जो एक बार उसे प्राप्त कर लेता है, वह उस अशुभ शक्ति से कभी मुक्त नहीं हो सकता। अगर वह मर भी जाए तो वह अशुभ शक्ति सिर्फ अस्थायी रूप से विदा लेती है। लेकिन जब उस साधक की तीसरी पीढ़ी का कोई वंशज 21 वर्ष का होता है तो वह अशुभ शक्ति फिर से लौट आती है। लेकिन चूंकि वह वंशज
खुद साधना करके उस अशुभ शक्ति को नहीं बुलाया था, इसलिए उस अशुभ शक्ति से वह मुक्ति पा सकता है। इसके लिए उसे कुल 6 पुरुषों की अशुभ शक्ति को बलि के रूप में अर्पित करना होगा। कुछ विशेष समय, कुछ विशेष नियमों का पालन करते हुए, जैसे अपने 21वें वर्ष में उसे एक व्यक्ति को बलि स्वरूप देना होगा उस अशुभ शक्ति को। अशुभ शक्ति उसे स्वीकार कर वहां से चली जाएगी, लेकिन 14 वर्ष बाद वह फिर लौटेगी, अर्थात उसे 35 वर्ष की उम्र में इस बार 3 लोगों को इकट्ठा करके अशुभ शक्ति को अर्पित करना होगा और अंत में इन तीनों को स्वीकार करके अशुभ शक्ति हमेशा के लिए उसे छोड़ देगी और फिर कभी उस वंश में वह पिशाचिनी वापस नहीं आएगी। साथ ही जिन्हें भोग स्वरूप अशुभ शक्ति को अर्पित किया जाएगा वे सभी पुरुष अविवाहित होने चाहिए और प्रत्येक की उम्र 20 वर्ष से अधिक और 25 वर्ष से कम होनी चाहिए। यह पढ़कर कुलभूषण समझ गए कि वह किसी भी तरह अशुभ शक्ति से जीवित नहीं बच पाएंगे, बल्कि जीवित रहकर उन्हें और अधिक पीड़ा सहन करनी होगी। तब उन्होंने उस उपाय को सरल भाषा में लिखकर अपनी पत्नी के पास चले गए। कुलभूषण ने राधा को सब कुछ समझाकर बताया और वह लिखी हुई बात राधा के हाथ में देकर बोले, यहाँ जो कुछ भी लिखा है वह मेरे उत्तर पुरुषों को शुरू से ही बता देना। कोई इस बात को झूठ समझने की गलती ना करे, वरना यह जमींदार वंश एक दिन समाप्त हो जाएगा। अब मैं यह तुम्हारे हाथों में सौंप रहा हूँ। जब हमारा बेटा बड़ा हो तो तुम उसे भी यह सब बातें बता देना, वह भी अपने उत्तर पुरुषों को यह सब बातें बता दे। और मैंने जो यह अभिशप्त किताब प्राप्त की है उसे मैं अपने कमरे में छुपा कर रखूंगा, क्योंकि इस किताब को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। अगर किसी के हाथ में यह किताब पड़ जाए और वह भी मेरी तरह लोभवश इस अशुभ शक्ति की साधना करे तो उसका जीवन भी मेरे जीवन की तरह बर्बाद हो जाएगा। इससे अच्छा है मैं इस किताब को कहीं छुपा कर रख दूं। तुम बस यह ध्यान रखना कि मेरे मरने के बाद मेरे कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। कोई भी कभी भी मेरे कमरे में प्रवेश न कर सके। राधा के पास से लौटने के बाद कुलभूषण ने उसी रात आत्महत्या कर ली। कुलभूषण राय ने वह अभिशप्त किताब अपने कमरे में कहाँ रखी थी यह आज तक पता नहीं चल पाया। इसके बाद से राधा ने वंश के हर पुरुष को अपने पति की लिखी हुई उस चिट्ठी को पढ़ने का आदेश दिया। कुलभूषण के बाद पहले पुरुष थे उनका अपना बेटा। उस बेटे को कोई संकट नहीं हुआ। उसने अच्छे से जीवन बिताया और वृद्धावस्था से स्वाभाविक मृत्यु प्राप्त की। उसके बेटे को भी कोई खतरा नहीं था। उसने भी अच्छे से अपना जीवन का आधा भाग काटा। लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब वह एक बेटे का पिता बना, अर्थात वह पुत्र था कुलभूषण का तीसरा वंशज। उसे सब लोग बिरजू कहकर पुकारते थे। बिरजू थोड़ा बड़ा हुआ तो उसके पिता ने उसे उस अभिशाप की बात बता दी। उस अभिशाप की बात जानने के बाद बिरजू कभी भी शांति से सो नहीं सका। जैसे जैसे वह 20 वर्ष की उम्र में पहुंचा, वह तभी से तीव्र भय में हर दिन बिताने लगा। उस अभिशाप से मुक्ति पाने का एक ही रास्ता था, उसे कुल 6 लोगों की हत्या करनी होगी। लेकिन इंसान की हत्या करना बलि देने जितना आसान काम नहीं है। ऐसे किसी व्यक्ति को खोजना, उसे सही समय पर अशुभ शक्ति को अर्पित करना, सब कुछ ही बिरजू के लिए बहुत कठिन कार्य था। लेकिन कठिन हो तो भी यह काम असंभव नहीं है। यह बिरजू ने कुछ ही दिनों में सिद्ध कर दिया। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसकी पहली नजर पड़ी घर के पुराने नौकर के बेटे राजू पर। बिरजू ने समय बर्बाद किए बिना राजू से दोस्ती कर ली। राजू के स्वभाव की प्रवृत्ति के कारण उसे लोभी कहा जा सकता है। लोभी व्यक्ति को वश में करना
आसान होता है। बिरजू ने उसी लोभ को अपना हथियार बनाया और उसे वश में कर लिया। उसे कीमती कीमती चीजें देता, घुमाने ले जाता, अच्छे अच्छे खाना खिलाता। इस तरह उसने राजू का विश्वास जीत लिया। देखते देखते बिरजू का 21वां जन्मदिन उपस्थित हुआ। उस दिन बिरजू ने अशुभ शक्ति के आह्वान की सारी विधियां निभाते हुए यज्ञ कुंड को तैयार किया और अपने प्रपितामह की बताई मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। दूसरी ओर बिरजू के माता पिता राजू को प्यार से खिलाने के बहाने उसके खाने में नींद की दवा मिला देते हैं। वह खाना खाकर जब राजू सो गया तब उसे घसीटकर बिरजू के पिता यज्ञ कुंड के सामने रख देते हैं। फिर बिरजू कुछ देर तक मंत्र जाप करता है। उसके सामने यज्ञ कुंड से एक काला धुआं निकलता है और वह धुआं एक अद्भुत सुंदर स्त्री की मूर्ति के रूप में बदल जाता है। उस स्त्री की सुंदरता एक तरह के माया जाल जैसी लगती थी। बिरजू के उस माया जाल को हर पुरुष का दिल स्वीकार करना चाहता था, लेकिन उस सुंदर रूप का मुखौटा ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। अशुभ शक्ति ने अपने सामने राजू का शरीर पड़ा देखा। वह बैठ गई, फिर अपने दोनों हाथों से 10 नुकीले और धारदार नाखूनों से राजू का सीना फाड़कर उसे मार डाला और उसके सीने से उसका दिल निकालकर पिशाच की तरह खाने लगी। यह दृश्य देखकर बिरजू बेहोश हो जाने की हालत में था, फिर भी वह साहस करके वहीं बैठा रहा। उस अशुभ शक्ति ने राजू की एक भी हड्डी सलामत नहीं छोड़ी। वह उसके पूरे शरीर को नोच नोच कर खा गई। अंत में अशुभ शक्ति गायब हो गई। तब जमीन पर राजू के शरीर का थोड़ा सा खून छोड़ कुछ भी नहीं बचा। अगले दिन सभी ने राजू को ढूंढा, लेकिन राजू किसी को भी नहीं मिला। मिलेगा भी कैसे? अब तक राजू के शरीर का कोई भी अस्तित्व इस दुनिया में नहीं रहा। राजू की तलाश का नाटक बिरजू ने भी कम नहीं किया, लेकिन राजू को अब ढूंढने का कोई फायदा नहीं है। यह सिर्फ बिरजू और उसके माता पिता ही जानते थे। बिरजू मन ही मन 7 वर्षों के लिए निश्चिंत होना चाहता था, लेकिन 7 साल बाद हो या 7 घंटे बाद, जब मृत्यु सामने हो तो क्या कोई निश्चिंत रह सकता है? बिरजू भी निश्चिंत नहीं रह पाया। जैसे तैसे एक व्यक्ति वह जुटा पाया था और उसे अशुभ शक्ति के लिए दान भी कर दिया था, लेकिन 7 साल बाद 2 और व्यक्तियों को वह कैसे जुटाएगा, यह वह समझ नहीं पाया। सभी के सामने वह सामान्य जीवन जी रहा था, लेकिन मन में उसका भय सीमा पार कर गया था। देखते देखते उसके 28वें जन्मदिन का दिन पास आ गया। अब सिर्फ 3 दिनों में उसे ऐसे 2 लोगों को जुटाना था जिन्हें अशुभ शक्ति को दान किया जा सके। निश्चिंत होकर बिरजू गांव लौट आया अपने 28वें जन्मदिन के लिए। अपने प्रपितामह की लिखी बातों को पढ़कर उसे इतना समझ में आया कि दुनिया में कहीं भी वह चला जाए, वह अशुभ शक्ति से बच नहीं पाएगा। इसलिए वह जन्मदिन से पहले वापस लौट आया। मरना ही है तो अपने घर में ही मरे। उस दिन सुबह नदी किनारे खड़ा होकर एकटक बिरजू नदी के पानी की ओर देखता रहा। ऐसे समय वहां 2 लड़के उपस्थित हुए। बिरजू ने सिर उठाकर बगल में देखा। 2 लड़के खड़े थे। उनकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 22-23 साल की रही होगी। दोनों बहुत लंबे चौड़े थे, कंधे तक लंबे बाल और रंग कुछ सांवला। वे आगे बढ़कर बिरजू के सामने आ खड़े हुए। उनके नाम थे नितेश और सुरेश। बिरजू ने उनके साथ अच्छी दोस्ती कर ली। चालाकी से ऐसा दोस्ताना किया कि उन्हें साथ लेकर वह घर चला गया। असल में नितेश और सुरेश बहुत लालची थे। उन्हें दूसरों के घर में चोरी करने का नशा था। जब उन्हें पता चला कि बिरजू जमींदार घराने का बेटा है, तब वे बिरजू के घर जाने में जरा भी हिचकिचाए नहीं। उन्हें घर लाकर बिरजू ने खूब आनंद किया। वह खुशी और उत्तेजना में और अपनी उम्र 7 साल और बढ़ने की खुशी में बेहद प्रसन्न हो गया। उधर नितेश और सुरेश जमींदार के घर में चोरी कर सकेंगे
इस सोच में बहुत उत्साहित हो उठे। उन्होंने देखा, उन्हें देखकर बिरजू के माता पिता ने भी उनका खूब स्वागत किया। नितेश और सुरेश को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतने गरीब लोगों को जमींदार परिवार इतना सम्मान क्यों दे रहा है। उन्होंने सोचा, इस जमींदार घर में बिरजू सहित उसके माता पिता भी मूर्ख है। उन्होंने घर अच्छे से घूम कर देखा। घर में बहुत सारी कीमती चीजें थी। इसके अलावा इन बूढ़े बूढ़ियों और इस मूर्ख लड़के को डराकर इनका खजाना आसानी से हथियाया जा सकता है। रात को खाने के बाद बिरजू ने कहा, चलो बाग में चलते हैं, बाकी रात तुम्हारे साथ वही मजे से बिताएंगे। बिरजू ने अपने दोस्तों को तरह तरह के खाद्य पदार्थों के साथ एक विशेष पेय पिलाया। खाने पीने का दौर खत्म हुआ। वे बहुत खुशी से आनंद मना रहे थे, लेकिन जल्द ही नितेश और सुरेश को नींद आने लगी। वे वहीं जमीन पर शरीर ढीला करके लेट गए। असल में उस पेय में बिरजू ने अच्छी तरह नींद की दवा मिला दी थी। बिरजू ने उनके सोते हुए शरीर के सामने फिर से अशुभ शक्ति की पूजा शुरू की। जागृत अग्नि की काली धुआं से फिर उत्पन्न हुई वह अशुभ शक्ति की जलती आंखों के सामने नितेश और सुरेश पड़े थे। सबसे पहले अशुभ शक्ति ने नितेश के गले की नली निकाल ली, फिर अपने नुकीले नाखून से सुरेश के सीने में घुसाकर उसे चीर कर उसका दिल निकाल लिया। इस बार अशुभ शक्ति और भी संतुष्ट दिखाई दी। बिरजू को फिर से 7 वर्षों के लिए अशुभ शक्ति से मुक्ति मिल गई। ऐसे समय बिरजू की नजर पास ही मौजूद आम के पेड़ की ओर गई। बिरजू ने देखा, वहां कोई एक व्यक्ति पत्थर की तरह खड़ा है। कौन है? वहां पेड़ के पास से आदमी बाहर आकर बोला, मैं नितेश और सुरेश का पिता हूँ। मैंने सब कुछ देख लिया है। मैं गांव में जाकर हर किसी को बता दूंगा कि तुम लोग काला जादू करते हो। आज तुमने मेरे बेटों को कैसे मारा वो भी सबको बता दूंगा। कुलभूषण ने झट से अपनी तलवार उठाई और उस आदमी के टुकड़े टुकड़े करके मीनाक्षी नदी में बहा दिया। कहानी यहाँ तक कहते कहते बीच में वह माझी रुक गया। हमारे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। कुछ देर की चुप्पी के बाद मैंने पूछा, इसके बाद क्या हुआ? माझी बोला, इसके बाद की बात तो मुझे भी पता नहीं क्यों, क्योंकि मुझे नहीं मालूम आगे क्या होगा। असल में इसके बाद की घटना तो अभी हुई ही नहीं। संतोष बोला, अब तक तो तुम बीते समय की घटना बता रहे थे, अब अचानक भविष्य की बात क्यों कर रहे हो? माझी रहस्यमय हंसी हंसकर बोला, इंसान का स्वभाव ही ऐसा होता है, या तो वह अतीत पर चर्चा करता है या फिर भविष्य की बातें सोचता है। वर्तमान में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं होती। अगर मैं तुम्हें इस कहानी का वर्तमान अभी बता देता तो क्या तुम लोग पूरी कहानी सुनना चाहते? हाँ, जरूर सुनना चाहते। अभी ही बता दो इस कहानी का वर्तमान क्या है। इस बार प्रदीप माझी जोर जोर से हंस पड़ा। खाली नदी में उसकी हंसी की आवाज कान फाड़ने जैसी थी। हंसी रोककर माझी बोला, इस कहानी का वर्तमान तुम लोग हो। हम तीनों एक दूसरे की ओर हैरानी से देखने लगे। मैं बोला, हम लोग? प्रदीप माझी बोला, बिरजू को अब अशुभ शक्ति के लिए 3 इंसान जुटाने हैं, और तुम्हें देखकर ही मैं समझ गया था कि बिरजू के इस बार के 3 शिकार तुम ही लोग हो। तुम लोग पूरी कहानी सुन चुके हो, लेकिन एक बात अब तक नहीं बताई। बिरजू का असली नाम है दिलीप। तुम लोग जिसके बुलावे पर उस घर में आज जा रहे हो, वही है कुलभूषण राय के तीसरी पीढ़ी के वंशज दिलीप राय। अपने 35वें जन्मदिन पर उसे 3 लोगों की बलि देनी होगी, और वही 3 लोग तुम लोग हो, जो खुद से चलकर अनजाने में उस जमींदार के घर मौत का न्योता लेने जा रहे हो। हम डर के मारे चुप हो गए। संतोष हकलाते हुए बोला, हम तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करते। इस युग में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। प्रदीप माझी हंसकर बोला, आप लोग विश्वास ना करें बाबू, लेकिन एक बार जाकर देख तो लीजिए मैं सच बोल रहा हूँ या नहीं। इसके बाद आशुतोष घबराकर बोला, तुम सब कुछ जानने के बाद भी हमें वहाँ क्यों ले जा रहे हो? कृपया हमें स्टेशन पहुँचा दो।
हम उस जमींदार के घर नहीं जाना चाहते। जितना पैसा लगेगा हम दे देंगे, बस हमारे साथ ये अन्याय मत करो। माझी हंसने लगा और हमारी तंद्रा टूटी एक झटके से। देखा, नाव डगमगाती हुई किनारे से टकरा रही है, लेकिन यह तो नदी के उस पार नहीं था। हम तो इसी किनारे से नाव पर चढ़े थे। मतलब अब तक हम नदी में घूमते घूमते फिर उसी किनारे लौट आए। हम तुरंत नाव से उतर पड़े। आशुतोष और संतोष बिना पीछे देखे स्टेशन की ओर दौड़ पड़े। मैं भी दौड़ने ही वाला था, लेकिन अचानक लगा इस आदमी ने हमारी बहुत मदद की है, उसे खाली हाथ नहीं जाने दे सकता। जेब से कुछ पैसे निकालकर माझी को देने गया। फिर अचानक सिर में तेज दर्द उठा और मैंने आंखें खोली। शुरू में सब कुछ धुंधला दिखा, फिर कानों के पास लोगों की बातों की आवाजें सुनी। उनमें से चार आवाजें पहचानी, माँ, पापा, आशुतोष और संतोष। मुझे हिलता देख वे सब मेरे पास आकर मुझे पुकारने लगे। धीरे धीरे मेरी नजर साफ हुई। मैंने सबको पहचाना। पापा डॉक्टर को बुलाने चले गए। माँ ने आशुतोष और संतोष से कहा मेरे पास ही रहे, बाकी लोगों को कमरे से बाहर ले गई। आशुतोष ने पूछा, भाई उस दिन तुझे क्या हुआ था? मैंने पूछा, उस दिन मतलब? मैं कितने दिनों से बीमार हूँ। भाई आज सोमवार है, तू 2 दिनों से बुखार में पड़ा था, तुझे बिल्कुल होश नहीं था। लेकिन पहले ये बता क्या हुआ था तुझे? उस दिन नाव से उतरते ही तू कैसे गिर पड़ा? हमें कुछ समझ नहीं आया। थोड़ी देर बाद जब तुझे पीछे नहीं देखा तो वापस नदी किनारे गए तो देखा तू वहां बेहोश पड़ा था, और तब तक वह माझी भी नाव लेकर वहां से गायब हो गया था। हम तुझे घसीटते हुए लाए और जो पहली ट्रेन मिली उससे सीधे बनारस लौट आए। इसलिए सर कई बार कॉल कर चुके हैं, लेकिन हमने फोन नहीं उठाया। पर मुझे हैरानी हो रही थी, इतनी जल्दी वह आदमी नाव लेकर वहां से चला कहाँ गया? मैं बोला, वो सच में हवा हो गया था? मतलब? उन्होंने एक साथ पूछा। तूने उस दिन क्या देखा था? मैंने बोला, सुन, जब तुम लोग नाव से उतरकर स्टेशन की ओर चले गए, मैंने भी पीछे पीछे जाने का फैसला किया। लेकिन फिर सोचा माझी को कुछ पैसे दे देना चाहिए। अगर वह घटना ना बताता तो हम आज जिंदा भी ना होते। सबसे बड़ी बात, कोई हमारे शवों का पता तक नहीं लगा पाता। इसलिए एहसान के तौर पर जेब से पैसे निकालकर मैं माझी को देने गया। माझी पैसा नहीं लेना चाहता था। मैं जोर देने लगा, तब माझी बोला, अब इस पैसे का क्या करूंगा बाबू? पैसे के मोह में ही तो जीवन में अपने बेटों को खो बैठा। उन्हें नहीं बचा पाया, इसलिए तुम्हें बचा सका। यही मेरे लिए काफी है बाबू। मैंने पूछा, अपने बेटों को नहीं बचा पाया मतलब? नितेश और सुरेश मेरे ही बेटे थे। मेरे सिर पर जैसे कोई गहरी चोट मारी हो। मैंने डरते हुए बोला, तुम्हारे बेटे थे मतलब? तुम तो कह रहे थे बिरजू ने उनके पिता को टुकड़े टुकड़े कर नदी में फेंक दिया था। हाँ, किसी और नदी में नहीं, इसी नदी में, जिस नदी में अभी तुम कहानी सुन रहे थे। इसी मीनाक्षी नदी में मुझे टुकड़े टुकड़े करके फेंका गया था। तभी से मैंने ठान लिया था, अगर बेटों को नहीं बचा पाया तो जमींदार के 3 शिकारों को जरूर बचाऊंगा। आज वही किया। इससे मेरा बदला पूरा हुआ और अपने बेटों को ना बचाने का पछतावा भी मिट गया। अब मुझे मुक्ति मिल गई। हाँ, मुक्ति। कहते कहते माझी और नाव मेरे आंखों के सामने से हवा में विलीन हो गए। मैं यह दृश्य सहन नहीं कर पाया। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके बाद कुछ याद नहीं। मेरी बात आशुतोष और संतोष मुंह खोले हुए सुनते ही रह गए। इतना सब सुनने के बाद उन्हें इस बात पर विश्वास करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। तभी संतोष का फोन बजने लगा। संतोष ने फोन उठाया और उसके चेहरे पर डर की छाया फैल गई। कुछ ना बोलकर कुछ देर बाद फोन रख दिया। हमारी ओर मूर्ख की तरह देखने लगा। आशुतोष ने पूछा, क्या हुआ? किसका फोन था? दिलीप सर के मिसेस का फोन था। बोली,
दिलीप सर मर गए हैं। उनके जन्मदिन के दिन उनके गांव के घर से उनकी लाश मिली है। कैसे मरे या किसने मारा, इसका कोई सुराग नहीं मिला। समाप्त। तो दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज स्टोरी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।